नमस्कार बच्चों। आज जिस कविता को हम यहाँ व्याख्या के साथ पढ़ने जा रहे हैं वह है आओ मिलकर बचाएं। आओ मिलकर बचाएं कविता की कवित्री निर्मला पुतुल हैं। निर्मला पुतुल का जन्म सन 1972 में 1972 में झारखंड के दुमका जिले में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। इनका जन्म आदिवासी परिवार में होने के कारण इन्होंने आदिवासी समाज की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझा और जाना है और आदिवासी समाज की समस्याएं जैसे विस्थापन, पलायन एवं मानवाधिकार आदि मुद्दों पर काम भी किया है। इस कविता में इन्होंने संथाली समाज के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलुओं को उजागर किया है। कवित्री कहती हैं, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से। पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। नंगी होने से के यहाँ कई अर्थ हैं, जैसे कम कपड़े पहनना, बेशर्म होना और धरती से पेड़ पौधों को काट देना। और आबो हवा उर्दू का शब्द है। आबो का अर्थ है जल और हवा का अर्थ है वायु। और हड़िया आदिवासियों द्वारा बनाई गई देसी शराब होती है। और परगना फारसी का शब्द है। परगना का अर्थ होता है किसी जिले का वह भूभाग जिसमें बहुत से गांव रहते हों। और माटी का अर्थ है मिट्टी। और झारखंडीपन का अर्थ है झारखंड का पुट अर्थात झारखंड का प्रभाव। यहाँ कवित्री कह रही हैं कि हमारी बस्तियों पर जो शहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है वह इस प्रकार से पड़ रहा है कि यहाँ तन ढकने के बजाय तन को दिखाने की होड़ लग रही है। और इसके साथ ही लोगों के द्वारा तन की तरह धरती को भी पेड़ पौधों से विहीन किया जा रहा है, अर्थात पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। यहाँ कवित्री शहर की संस्कृति के संदर्भ में यह बात कह रही हैं, जिस प्रकार से कई बार कह देते हैं कि इसको शहर की हवा लग गई है। तो कवित्री का कहने का तात्पर्य है कि जो संथाल परगना का जो क्षेत्र है, जो बस्तियां वहाँ हैं, उन पर शहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। और कवित्री चाहती है कि इनको शहरी संस्कृति के प्रभाव से बचाया जा सके। और कवित्री यह कहती हैं कि शहरी संस्कृति का यह प्रभाव इस प्रकार से यहाँ पड़ रहा है कि यहाँ की बस्तियों में लोग शहरी संस्कृति के प्रभाव से नशा करने लगे हैं। और यह नशे की लत कहीं पूरी बस्ती को लग न जाए, इससे पहले हमें अपनी बस्ती को बचाना है। और शहर की जो अपसंस्कृति है, जो बुरी संस्कृति है, उसे अपनी बस्ती पर उसका प्रभाव पड़ने नहीं देना है। और किसी भी कविता को जब हम पढ़ते हैं तो उसका अलग अलग अर्थ निकल सकता है। यहाँ इन पंक्तियों का अर्थ यह भी हो सकता है कि हमें इन बस्तियों में जो पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उसे रोकना होगा और अपनी बस्तियों को पेड़ पौधों के विहीन होने से बचाना होगा, तभी हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और
अगली पंक्तियों में कवित्री मूल संस्कृति को बचाने की बात कर रही हैं और यहाँ के जो लोग हैं वह अपनी मूल संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। कवित्री ऐसा कह रही है। वे कहती हैं, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। यहाँ कवित्री का कहने का अभिप्राय है कि हमारे चेहरे पर संथाल परगने की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए, अर्थात संथाल परगने का जो प्रभाव है वह हमारे चेहरे पर झलकना चाहिए और भाषा में बनावटीपन न होकर झारखंड का प्रभाव होना चाहिए। इस प्रकार से कवित्री झारखंड के प्रभाव को बनाए रखना चाहती हैं। यहाँ इन पंक्तियों में शहरी आबोहवा अर्थात शहर की जो संस्कृति है उसे अपसंस्कृति कहा है और यहाँ उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और यह पूरी कविता मुक्त छंद तथा तुकांत रहित है, अर्थात न तो सभी पंक्तियों में छंद है और न ही लय है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। यहाँ ठंडी होती का अर्थ है धीमी पड़ती, दिनचर्या दैनिक कार्य, गर्माहट नया उत्साह, मन का हरापन मन की खुशियाँ, अक्खड़पन रुखाई या कठोर होना, जुझारूपन संघर्ष करने की प्रवृत्ति। यहाँ कवित्री आदिवासियों की स्वाभाविक दिनचर्या का वर्णन कर रही हैं और कहती हैं कि शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही है और उनके जीवन में जो उत्साह है वह समाप्त होता जा रहा है और जो उनके मन में खुशियाँ थी वह भी समाप्त हो रही हैं। मन का हरापन से तात्पर्य है मन की खुशियों से, भोलापन दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। और कवित्री यहाँ चाहती हैं कि उन्हें प्रयास करना चाहिए जो लोगों के मन में उत्साह है, जो उनके दिल का भोलापन है और अक्खड़पन है, वह संघर्ष करने की जो प्रवृत्ति है, जो उनकी क्षमता है, वह वापस लौट आए। इस प्रकार से कवित्री संथाल परगने के क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जीवन की जो खुशियां हैं, उन्हें वापस लाना चाहती है और उन पर शहरी संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहती। यहाँ कवित्री ने संस्कृति के प्रति प्रेम को उजागर किया है और इस काव्यांश की भाषा प्रवाहमयी है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। आग से यहाँ तात्पर्य है आंतरिक जोश या संघर्ष करने की अक्षमता और निर्मलता का अर्थ है पवित्रता, मौन चुप्पी, सौंधापन खुशबू, लहलहाहट लहराना। इन पंक्तियों की व्याख्या करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आदिवासी होते हैं उनकी दिनचर्या का अंग धनुष, तीर व कुल्हाड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ कवित्री कह रही हैं कि उन्हें संघर्ष करने की प्रवृत्ति, परिश्रम करने की आदत के साथ अपने पारंपरिक हथियार
जैसे धनुष व उसकी डोरी और तीरों के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार को बचाना चाहिए। और साथ में कहती हैं कि हमें अपने जंगलों को कटने से बचाना चाहिए, जिससे हमें ताज़ा हवा मिलती रहे। और नदियों को भी दूषित न करें, नदियों को पवित्र बनाए रखें। और पहाड़ों की सी शांति बनाए रखनी चाहिए, अर्थात पहाड़ों जैसा मौन भी होना चाहिए हमारे जीवन में। और हमें अपने गीतों की धुन को भी बचाना है, हमें अपने लोकगीतों को भी बचाना है। और लोकगीतों को क्यों बचाना है? क्योंकि यह हमारी संस्कृति की पहचान है। और इसके साथ ही हमें अपनी मिट्टी की सुगंध अर्थात मिट्टी की खुशबू तथा लहलहाती फसलों को भी बचाना है। ये भी हमारी संस्कृति के परिचायक हैं, ये भी हमारी संस्कृति की पहचान है। और यहाँ कवित्री का जो कहना है वो कहना चाहती हैं कि हमें जंगलों की ताज़ा हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ों के मौन और मिट्टी की खुशबू और गीतों को व फसलों की लहलहाट को बचाना होगा। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। यहाँ खिलखिलाहट का अर्थ है खुलकर हंसना, मुट्ठी भर थोड़ा सा, एकांत अकेलापन। कवित्री यहाँ बढ़ती हुई आबादी और विकास के कारण जो घर छोटे होते जा रहे हैं उनके प्रति चिंता व्यक्त कर रही हैं। कवित्री कहती हैं कि नाचने के लिए खुला आंगन होना चाहिए और इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। और गाने के लिए गीत होने चाहिए, अर्थात हमारे अपने लोक गीत भी होने चाहिए। और हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी सी हंसी बचाकर रखनी चाहिए ताकि हम खिलखिलाकर हंस सके। और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा एकांत भी चाहिए, जिससे हम अपनी पीड़ा को, अपने दुख को व्यक्त कर सके। बच्चों के लिए मैदान भी होने चाहिए और पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास भी होनी चाहिए, तथा जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए पहाड़ों जैसा शांत वातावरण चाहिए। और इन सब के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे, अर्थात सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। इसीलिए कवित्री कहती हैं कि आओ मिलकर बचाएं, अर्थात हम सबको मिलकर इन्हें बचाना है। यहाँ हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और मुट्ठी भर एकांत थोड़े से एकांत के लिए प्रयुक्त हुआ है। और इस काव्यांश की भाषा सहज व सरल है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। अविश्वास, दूसरों पर विश्वास न करना। और दौर शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं, एक समय और एक जमाना। उम्मीद का अर्थ है आशा और सपने का अर्थ है इच्छाएं। कवित्री कह रही हैं कि आज चारों तरफ अविश्वास का माहौल है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। और ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में हमें थोड़ा सा विश्वास बचाए रखना चाहिए और हमें
अच्छे कार्य करने के लिए थोड़ी सी उम्मीदें भी बचानी चाहिए और थोड़े से सपने भी बचाने चाहिए ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार कार्य कर सकें। क्योंकि अगर सपने नहीं होंगे तो हम अपनी कल्पना के अनुसार कार्य नहीं कर सकेंगे। और अंतिम पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि हम सबको मिलकर इन सभी चीज़ों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज के इस दौर में, इस ज़माने में, इस समय में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है। हमारी सभ्यता व संस्कृति की अनेक चीज़ें अभी शेष हैं जिन्हें हम बचा सकते हैं और इन्हें सामूहिक प्रयास से ही बचाया जा सकता है। इसलिए कवित्री कहती हैं आओ मिलकर बचाएं, और आओ मिलकर बचाएं में इन्होंने खुला आह्वान किया है। और यहाँ कवित्री का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है और कवित्री अपने देश की संस्कृति व सभ्यता के सभी तत्वों को बचाना चाहती हैं और वे कहती हैं कि अभी भी हमारे देश की संस्कृति व सभ्यता का पूरी तरह से विनाश नहीं हुआ है और अब भी हमारे पास अनेक तत्व मौजूद हैं जो हमारी पहचान के परिचायक हैं और जिन्हें हम सामूहिक प्रयासों से बचा सकते हैं। इस प्रकार से यह कविता यहीं पर समाप्त होती है और मैं विजयलक्ष्मी आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।